हाय फ्रेंड्स, हाउ यू? सो टुडे इज़ 1 मार्च। नया महीना, नया दिन, नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटीज़। तो आज देखते हैं क्या है क्या नहीं। एक तो पेज वन पे था इसरो का, कल भी आया था ये, बट आज का मुझे पता था ये आएगा पूरे थोड़ा डिटेल में। तो देखते हैं क्या। एक तो PSLV-C51 इतना कुछ देखिए, बहुत सारी वैसे ही उन्होंने बोला कि इस बार हम 20 व्हीकल्स लॉन्च करेंगे, 20 सैटेलाइट्स, सॉरी 20 ऐसे मिशंस करेंगे। तो इतने याद रखने का आप लोगों के ना बस का है ना हो सकेगा। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखिएगा। एक तो अमेजोनिया 1 इन्होंने लॉन्च किया है, साथ में उसके 18 पैसेंजर सेटेलाइट्स, तो जिसमें से 5 इंडिया, 13 US। इतना याद आपकी इच्छा है कर सकते हैं, मैंने इसलिए मार्क कर दिया। हर आदमी की अपनी सोच होती है। मैं बेसिकली होता तो मैं इतना इसकी डिटेल में ना जाता। मैं किस डिटेल में जाता वो मैं भी बताता हूँ, क्योंकि कुछ कोई ऐसा स्पेसिफिक सैटेलाइट नहीं करी है। जैसे जब हमने IRNSS की थी, जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम की, तो वो थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसको हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि वो आ सकती थी। इन चीज़ों में ऐसे तो बहुत सैटेलाइट्स लॉन्च होती रहती हैं, तो इसलिए जो पढ़ने लायक होगा मैं बताऊंगा आपको। बट फिर भी मैंने इन सब में यूनिवर्सल बनाया कि कुछ लोगों को आदत होती है तो वो बना सकते हैं नोट्स। तो उसमें अमेजोनिया 1 भी है। अमेजोनिया 1 बेसिकली ब्राज़ील की है, और ये अमेजन फॉरेस्ट को वो करेगी, लुक ओवर करेगी क्या वहाँ की पोजीशन चल रही है क्या नहीं। उसके बाद ये 53rd लॉन्च व्हीकल है। 51 नाम है तो ये मत सोचिएगा कि 51 फ्लाइट है, ये 51st फ्लाइट नहीं है, 53rd फ्लाइट है। और फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल फ्लाइट है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, जो कमर्शियल आर्म है इसरो की, ये याद रखिएगा। और इनका अरेंजमेंट था स्पेस फ्लाइट इनकॉर्पोरेशन US के साथ। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो इसने एक सैटेलाइट भेजी है, सतीश धवन सैटेलाइट। ये सतीश धवन सैटेलाइट एक तो याद रखिएगा इंडिया गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, ये स्पेस किड्स एक प्राइवेट वो उन्होंने बनाई है। चाहे इसको याद ना रखिए स्पेस वेदर क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ये क्या नहीं करेगा, बस ये याद रखिएगा सतीश धवन सैटेलाइट इंडियन ने गवर्नमेंट ने नहीं करी है। ये बेसिकली इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एंग्रेविंग है इस पे, और उस पर लिखा हुआ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो आप इसको मेंस के इसमें भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और आपको एक पॉइंट इसमें लिखना चाहिए जिसमें मेंशन नहीं है मेंशन, सॉरी, बट उसको निकाल लीजिएगा कि इससे क्या होगा कि एक तो कभी भी अगर आपको मेंस में अटेम्प्ट आता है ना, साउथ साउथ पार्टनरशिप, या इंडिया को साउथ अमेरिका के साथ कैसे अपने रिलेशंस बढ़ाने चाहिए, क्या पार्टनरशिप्स करनी चाहिए, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो कि इन्फिनाइट पोटेंशियल है। जैसे हमने उनकी सैटेलाइट लॉन्च करी, हाई टेक्नोलॉजी से कैसे हम डेवलपमेंट हमारी आपस की पार्टनरशिप में हो सकती हैं। और इसमें आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। दूसरा कोविशील्ड को लेकर कर सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन हमने उनको प्रोवाइड कराई थी। तो ये पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे तो करंट पर्सपेक्टिव से आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक पेज 1 पे था वो नागालैंड का, देखा होगा आपने, वो खुजली घर के नाम से आया हुआ था। तो थोड़ा सा उसमें से क्या क्या उठा सकते हैं, जो प्रीलिम्स वाले की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रीलिम्स के क्या उठा सकते हैं, एक तो मसंग फुंग पूछ सकते हैं क्या चीज़ है ये। मसंग फुंग मतलब एक लोकल ट्री है वहाँ का, जो ये जो खोजली कर बनाया जाएगा ना, उसमें इसी की ब्रांचेस यूज़ होंगी, क्योंकि ये इरिटेशन कॉज करता है, मतलब इचिंग होती है, इससे खुजली होती है। तो मसंग फुंग आप ये याद रख सकते हैं कि एक पेड़ है जो नागालैंड में होता है। एक वहाँ पे दे रखा है इंडिजिनस कल्चरल सोसाइटी, एक NGO है, ठीक है। और एक नॉर्थ ईस्ट का एक यही इकलौती सोसाइटी है जो यूनेस्को से एफिलिएटेड है। और उसके जो एक बुक आई थी ओरल नैरेटिव, याद रखिएगा, ओरल नैरेटिव बुक उन्होंने लॉन्च की थी, को ऑथर की थी बुक ऑन सुमी नागा लॉज। तो ओरल नैरेटिव, इंडिजिनस कल्चरल सोसाइटी, बस ये याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा आर्टिकल 371A भी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द प्रिजर्वेशन ऑफ नागा कस्टमरी लॉज। तो इसके लिए इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है गवर्नमेंट की। उन्होंने कहा कि नागा के जो अपने खुद के लॉज है वो उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था नेशनल साइंस डे के बारे में। लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि हर साल आता है। वैसे तो मैं बता देता हूँ ये किस दिन आता है, क्योंकि जब रमन इफेक्ट आया था, बेसिकली रमन जी, CV रमन, जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, ये उनके जन्मदिन पे नहीं आता है। जिस दिन उन्होंने खोज की थी, डिस्कवरी की थी, उस दिन से ये आता है, उस दिन मनाया जाता है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस में डिस्कवरी हुई थी जब ये वाली, तो रमन इफेक्ट उसको कहा जाता है, बेसिकली उस दिन आता है। ऐसा कुछ पढ़ने लायक इसमें नहीं है। बाकी आप पढ़ना चाहें, लिखना चाहें, लिख सकते हैं ये, क्योंकि नेशनल साइंस डे हर साल आता है, हर बार, मतलब जब से बना है, जब से आ रहा है, बट ये कभी क्वेश्चन आया नहीं है। फिर भी मैंने दिया है कि कई बार कुछ बेसिक्स कभी ना कभी पूछे जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं। एक पेज 8 पे था, आपने देखा होगा कि वो जो भारत बायोटेक है और जो इंडियन इंस्टीट्यूट वो चल रहा है उनका आपस में, उसमें कुछ भी नहीं था। बस उसमें देखने वाली बात हमारी थी कि TLR-78 का नाम दिया हुआ था। TLR-78 का मैंने जब स्टडी किया तो आया, इसका मतलब है टोल लाइक रिसेप्टर।
ये बेसिकली जो वैक्सीन एजुवेंट का काम करता है। एजुवेंट क्या होता है? एजुवेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। अगर कोई भी बॉडी में एंटीजन आ रहा है, उससे हमारे इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा उसको थोड़ा सा एनहेंस कर देगा। तो ये वैक्सीन के लिए एगोनिस्ट है, ठीक है। उसके बाद एक चिया सीड्स के बारे में मोदी जी का आया हुआ है, चिया सीड्स के बारे में उन्होंने बोला है अपनी मन की बात में। जैसे बाराबंकी में उन्होंने किसान का नाम लिया, तो थोड़ा सा चिया सीड्स का देख लेते हैं। चिया सीड्स बेसिकली अगर उस पर क्वेश्चन आता है, जैसे एक बारी नीम ट्री ऑयल पे आ गया था, तो वैसे याद रखिएगा चिया सीड्स आर नॉट नेटिव टू इंडिया, इट इज़ नेटिव टू मैक्सिको। और एक सुपर फूड है क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, हाई ओमेगा 3 फैट कंटेंट होता है। तो बेसिकली ये वेजिटेरियंस के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। अगर 3-4 ऑप्शंस आएंगी, जब उसका नीम ऑयल का मुझे याद आया था तो ऐसे ही आया था, उसमें फिर ये भी पूछा गया था तो व्हाट आर द बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट्स में लिखा गया था। तो याद रखिएगा हाई, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाई रिटर्न्स आएंगी, लोअर कल्टीवेशन कॉस्ट है इसकी, वाटर कंजम्पशन और शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब 90 दिन में इसकी खेती करके पूरी भी हो जाती है। और एक तो पेस्ट्स और एनिमल्स का इसका खतरा नहीं रहता, ठीक है। चाहे वाइट, और ये दो उसमें होती है, वाइट और ब्लैक में। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जब ये उसकी खेती होती है तो उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं। एक बार हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था, जब टी, कॉफ़ी और ऐसे करके दिए हुए थे कि टीज लीव, आप सोच नहीं सकते अटेम्प्ट भी, मतलब जो ऑप्शंस दी थी वो इतनी गंदी थी कि टी लीव्स निकाली जाती हैं, उसको ड्राई किया जाता है, कॉफ़ी की तो बीन्स होती हैं। तो फिर जब आप 21-22 साल के होते हैं ना, इतनी ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान नहीं भर दिया जाता कि टी की लीव्स होती हैं, क्या होती है। और इतना कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे, एकदम ना सर्टन चेंज हुआ था उनके उसमें क्वेश्चन देने में। तो याद रखिएगा चिया की सीड्स होती हैं। अब पेज 1 पे हमने बात की थी पीएसएलवी करेगी, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसमें। आप देखिए पीएसएलवी क्या होता है, जो बेसिकली हमें उसमें पढ़ने लायक चीज़ है। पीएसएलवी ये भी सिर्फ प्रीलिम्स वालों के लिए, मेंस में कभी क्वेश्चन नहीं आता ऐसे वाले। पीएसएलवी क्या होती है? अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग के लिए हम सैटेलाइट होती है, जिसमें हम पीएसएलवी का यूज़ करते हैं। क्योंकि एक तो ये 1750 किलो, ये वज़न जरूर लिखेगा, वज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द वेट। तो 1750 केजी, तो ये सन सिंक्रोनस, अभी सब डिस्कस करेंगे हम, सन सिंक्रोनस क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, विल डिस्कस एवरीथिंग। तो ये 1750 केजी तो सन सिंक्रोनस तक भेज सकता है। सन सिंक्रोनस का ऑर्बिट मतलब कौन सा होता है? 600 से 900 किलोमीटर तक का। और अगर अगर हम इसकी बात करें, ये जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट पे भी भेज सकता है क्या? हाँ, भेज सकता है, बट वो थोड़ी सी हल्का होना चाहिए। देखिए, आप जितना ज़्यादा दूर, अगर ज़्यादा दूर भेजना है तो उसको हल्का करना पड़ेगा, तो ये इसकी इतनी क्षमता नहीं है। तो ये 1400 केजीज तक ही जीटीओ तक भेज सकता है। अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होती है? जितनी भी ये पीएसएलवी से भेजी जाती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये अर्थ को ऑर्बिट करती है पोल टू पोल। एक पॉइंट ये लिखेगा, ये पोल टू पोल ऑर्बिट करती है। 98 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन इंक्लिनेशन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पोल टू पोल ऑर्बिट करेगी, इक्वेटर से ऑर्बिट नहीं करेगी, पोल टू पोल करेगी। इसको सन सिंक्रोनस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप सपोज करिए हवा में ये अगर सैटेलाइट है, ऊपर सन है, नीचे अर्थ है, जब ये तीनों एक लाइन में होंगे, सिंक में होंगे, तब इस वजह से इसको कहा जाता है सन सिंक्रोनस, ठीक है। इसलिए ये जो सैटेलाइट है, ये कभी भी आप सोचें ना कि ये मतलब ये लगा के चलिए, अगर 1 बजे सूरज ऊपर है, जैसे आपने देखा होगा सूरज की पोजीशन हमेशा एक जैसी रहती है, मतलब सीजनल चेंज होती है। बट अगर अगर गर्मियों में देखेंगे तो एक जगह होगी, मतलब 12 बजे एक साइड होगी, 1 बजे एक तरफ होगी, 2 बजे एक तरफ होगी। तो वैसे ही इस सैटेलाइट की ये सिंक में रहेगी सन के साथ। तो जब 12 बजे सन जहाँ पे होगा हमेशा वहीं पे रहेगी वो सैटेलाइट। 1 बजे जब वहाँ जहाँ पे सन होगा वहाँ पे रहेगी, 2 बजे जहाँ सन होगा वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इनको सन सिंक्रोनस है, इसलिए उसको लो अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है। और देखिए लिखा हुआ है कि टू टेक द इमेजेस ऑफ द अर्थ अंडर द सेम सन इल्यूमिनेशन कंडीशंस, मतलब जहाँ पे 12 बजे सन है, इल्यूमिनेट कर रहा है जिस एरिया को, वहीं पे वो सैटेलाइट होगी। 1 बजे जहाँ पे इल्यूमिनेट कर रहा है, लाइट फेंक रहा है, वहीं पे वो सैटेलाइट होगी। तो इसलिए इसको, इस सैटेलाइट को यूजफुल बना देता है फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग। अपार्ट फ्रॉम लॉन्चिंग द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स टू सन सिंक्रोनस, पीएसएलवी को हम यूज़ कर सकते हैं 1400 केजी, जो मैंने अभी पहले मेंशन किया। पीएसएलवी का थोड़ा देख लेते हैं, इसका स्टेजेस कितनी होती है? 4 स्टेजेस होती हैं, 2 सॉलिड 2 लिक्विड। फर्स्ट एंड थर्ड होती है सॉलिड, सेकंड और फोर्थ होती है लिक्विड। ये बारीकी बारीकी लिखेगा, मैं पागल नहीं हूँ जो बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं। एक तो वेट्स पूछ लिए जाते हैं और स्टेजेस भी पूछी जाती है, और स्ट्रैप्स ऑन मोटर्स भी यूज़ करता है ये, तो जो उनकी थ्रस्ट को ऑगमेंट करता है, इंक्रीज़ करता है फर्स्ट स्टेज में। और जैसे हमारे जो चंद्रयान मिशन और मार्स मिशन भी गए थे, वो भी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से गए थे। जीएसएलवी बेसिकली क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हाईली ऑर्बिट पे पहुंचाने के लिए,
क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमेशा याद रखिएगा बड़ी हैवी होती हैं। याद रखिएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं वो हैवी होती हैं, इसलिए GSLV का यूज़ किया जाता है। GTO पहले पहुंचती है सैटेलाइट, उसके बाद उसको फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाता है, जिसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ये 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे होता है। जियो सिंक्रोनस का मतलब वो होता है, बेसिकली समझो कि हमारे अर्थ की सिंक में है ये। वो सन के सिंक में था कि जहाँ पे सन होगा वहीं पे वो सैटेलाइट होगी, जिस पोजीशन पे सन जाएगा जहाँ उसकी लाइट आ रही होगी वहीं पे वो सैटेलाइट पहुँच जाएगी। तो मतलब अगर आज 12 बजे जहाँ पे सैटेलाइट होनी वो 12 बजे वहीं होगी, 1 बजे कहीं और होगी, 2 बजे कहीं और होगी, ये याद रखिएगा। सन के हिसाब से चलेगी। ये हमारे जियो सिंक्रोनस है, ये हमारे अर्थ के ऑर्बिट के साथ सिंक्रोनस है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप समझें तो ये जो जैसे जैसे हमारी धरती अपने रोटेशन करती है वैसे ही साथ में ये भी रोटेट करती रहेगी, रिवॉल्व करती रहेगी हमारे साथ साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा हमें परमानेंटली फिक्स दिखेगी एक सेम पोजीशन पे। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। एक तो सबसे बड़ी याद रखें, जियो सिंक्रोनस का मतलब है अर्थ के साथ सिंक में है। तो जिस पोजीशन पे आपने अर्थ के साथ अगर अपने कमरे के ऊपर फिक्स कर दिया तो आपके कमरे पे ही रहेगी चौबीसों घंटे। तो इसलिए इसको कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है, क्योंकि ट्रैकिंग ग्राउंड एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 वर्जन्स आए हैं GSLV के। आप मार्क 2 की बात पहली बात करें, मार्क 3 की बाद में बात करेंगे। मार्क 2 है जो 2500 किलो तक GTO तक भेज सकता है, और अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट जहाँ पे सन सिंक्रोनस वाली भेजते हैं उसकी बात करें तो वहाँ 5000 किलो तक भेज सकता है। और GSLV मार्क 3 भी क्या है, ये भी 3 स्टेज व्हीकल है। फर्स्ट स्टेज जो सॉलिड यूज़ करती है, फिर सेकंड लिक्विड यूज़ करती है, थर्ड स्टेज होती है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक बेसिकली क्या होता है, जिसमें गैसियस फॉर्म में लिक्विड फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं। इसका बेसिक इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है, इसका यही है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है सॉलिड और लिक्विड से। तो सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा इफेक्टिव होने की वजह से एक तो हमारी एक स्टेज कम हो गई, जो हमारे लॉन्च व्हीकल है उसका वजन कम हो गया। उससे क्या होता है कि हम और ज़्यादा सैटेलाइट्स यूज़ कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। कमर्शियली भी बहुत वायबल है और वैसे भी वायबल है। उस वक्त मैंने एडिटोरियल पे देखा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि इसके बारे में जो रूलिंग्स आई हैं, तो उसके बारे में 3 आज एडिटोरियल पे थे। 2 बिल्कुल काम के नहीं, तो जो पहला एक काम का जो था उसमें भी ज़्यादा काम करनी है। हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अभी एक तो 3 टायर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, गवर्नमेंट कमिटी एपिक्स, तो हम ये देख ही चुके हैं जब। इसमें एक आप पॉइंट याद कर सकते हैं कि द न्यू रूल्स पर्टेन ओनली टू डिजिटल न्यूज़ मीडिया, नॉट टू द होल ऑफ न्यूज़ मीडिया। ठीक है, और जबकि हम ये लिख सकते हैं, ये मैं आपको मेन से बता रहा हूँ कि एज द फॉर्मर इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ प्राइम सोर्स ऑफ न्यूज़, बट तब भी हमने टारगेट किया है और नॉर्मल मीडिया को नहीं किया। तो मतलब समझने के लिए ही लिखना इतना लंबा ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक किसी भी आदमी को अगर ग्रीवेंस हुआ है तो वो पब्लिशर को फ़ोन करेगा, भैया आपके इसमें मुझे दिक्कत लग रही है, आप इसको ठीक कीजिए। अगर वो नहीं करता है तो उसके बाद सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ पब्लिशर्स है, उसको कंप्लेंट होगी। अगर वो नहीं करता है तो सीधा सीधा गवर्नमेंट के मैकेनिज्म पे जाएगा। तो इसके लिए वो तो मतलब दिस ऑल्सो ओपन्स द फ्लड गेट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंटरवेंशंस। मतलब आपने देखा होगा कितने सारे आउटफिट्स हमारे, कोई बजरंग दल है, कोई हिंदू दल है, कोई मुस्लिमों का दल है, कोई किसी धर्म का दल है, वो कभी भी कह सकते हैं कि हमें हार्म पहुंचाता है, हमें हार्म पहुंचाता है। तो हर बहुत ज़्यादा ये ओपन कर देता है और इसका मिस यूज़ होने के नॉर्मस चांसेस हैं। उसके पास ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो डिनाइंग दैट देयर आर प्रॉब्लम्स विद ऑनलाइन कंटेंट विच द गवर्नमेंट हैज़ हाईली राइटली हाईलाइटेड नाउ। ये बहुत ठीक है बात को, आप इसको अपने स्टार्टिंग ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं या अपने क्लोजिंग उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप 2018 सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ may frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape imageries, videos and sites in content hosting platforms। ये आप अपने कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं या स्टार्टिंग में भी यूज़ करते हैं। इसको कंक्लूजन में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि जो भी हमने किया है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें ये अलाउ किया था कि ये जजमेंट आई थी। उसके बाद अगर आपने, मैं ये कहूँगा अगर आपने इसकी, आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, वर्स द कैजुअलिटीज़ कुड बी क्रिएटिव। मतलब आप इसको सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसमें हार्म क्या होगा, आप ये भी लिखना अपने कंक्लूजन में कि कैजुअलिटीज़ कुड बी क्रिएटिविटी। एक तो क्रिएटिविटी को बड़ा हार्म करेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हार्म करेगा, क्योंकि सोच सोच के अगर बोलना होगा तो फिर वो फ्रीडम क्या होगी। तो आप इसको कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग अगर आपके, मैं आपको बताऊँ, अगर आपने इसकी नोट मेकिंग करनी है तो आप एक काम करिए, जितने भी हमने पुराने लेक्चर्स में जहाँ पे हमने श्रेया सिंघल को डिस्कस किया था, याद होगा आपको, श्रेया सिंघल वर्सेस गवर्नमेंट का, जहाँ हमने डिस्कस किया था 69A और 66A को डिस्कस किया था, उन पॉइंट्स को लेके आ सकते हैं। जहाँ हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 79 के बारे में बात की थी कि सेक्शन 79 ये कहता था पहले, मगर अब ये कंडीशंस आ गई हैं। तो आपने अगर ये क्वेश्चन देखिए, मेंस में 100% आने वाला है ये, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसको अगर आपने अटैम्प्ट करना है
तो कैसे करना होगा मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग आप ऐसे कीजिएगा जो भी मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के साथ, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा था कि हम 2018 की उसमें कि हमें गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स किस वजह से, ये वजह से। उसके बाद अब ये जो अपना पूरा श्रेया सिंगल वाला जो हमने डिस्कस किया होगा ना, उस पूरे आर्टिकल को जो हमने कट पेस्ट करके अगर रखा हुआ तो, और अगर डिजिटली करा होगा तो उसको कॉपी पेस्ट करके इसके पास ले आइए। वो मेंशन करने के बाद रूलिंग क्या आई है वो मेंशन करिए। उसके बाद कंक्लूजन में ये जो गवर्नमेंट के साथ हम बता रहे हैं कि there is no denying that there are problems with the online content which the government has rightly highlighted। उसके बाद आप कह सकते हैं बट वर्ड्स क्या होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मारेगा, क्योंकि ज़्यादा आपको नेगेटिव नहीं जाना है। अगर गवर्नमेंट लाई आपको पता है, उसमें फिर आप ये जो ट्विटर के हैशटैग्स हमने जो डिस्कस किए थे कि ट्विटर का टूल किट क्या है, सब कुछ क्या है, उनको आप फ्रेम में लाइएगा। मैं समझता हूँ 250 वर्ड्स में आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह अटैम्प्ट हो जाएगा, जितना हमने डिस्कस किया है। जो ये 4 बातें बताई हैं कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, बीच में कैसे लिखना है, और कंक्लूजन में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। कंक्लूजन आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि ज़्यादा अगर लिखेंगे तो या तो पॉजिटिव लिख देंगे या ज़्यादा नेगेटिव लिख देंगे। कंक्लूजन अपना 4-5 लाइन्स का, 3 लाइन्स का ही रखेगा, जितना मैंने बताया उतना ही। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, मोर देन एवरेज मिल जाएंगे, उतना बहुत है टू बी ऑन सेफर साइड। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर। और नया महीना है, एंजॉय कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए।